तो गुड़गांव में पब्लिक नमाज का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको एक अपडेट दूंगा आज, और आपको ये भी बताऊंगा गुड़गांव में जो हो रहा है उसी तरह का खेल भारत के अलग अलग कोनों में हो रहा है जमीन हड़पने का, और किस तरह से गवर्नमेंट की सपोर्ट से और कानून के सपोर्ट से इस तरह से भारत के अलग अलग कोनों में जमीन हड़पी जा रही है। आइए मैं डिटेल में समझाता हूं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो एक पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं कि किस तरह से गुड़गांव में पब्लिक जगहों को ब्लॉक करके मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसके ऑपोजिशन में हिंदू कम्युनिटी के लोग और गुड़गांव के बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनिशियली प्रोटेस्ट काफी पीसफुल रहा था, और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी ये आ रही थी कि नमाज के साथ साथ जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग पब्लिक एरिया में खेलते हुए बच्चों को मारते भी हैं। आपने गांव के बच्चे पीट के भगा दिया, आपने दिखाया, एक न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया। हम नहीं सुनते मैडम, हम नहीं सुनते। उसके ऊपर से कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट इस बात की भी आ रही थी कि वहां पर लड़कियों को भी छेड़ा जा रहा है। ये नमाज अदा करने के बाद पूरे सेक्टर में घूमते हैं, बहन लड़के हैं, बेटियां हैं, उनको भी शरारत करते हैं। अच्छा, ये कोई प्रशासन हमारी सुनता नहीं। और फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि भाई जो लोग गुड़गांव में नमाज पढ़ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि 50-50 किलोमीटर दूर से लोग गुड़गांव में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेवात से आता है। अच्छा, तो मेवात से आप मतलब यहाँ नमाज पढ़ने ही आते हैं? हाँ, चटाई बिछाने आते हैं नमाज पढ़ने। और कितना दूर है यहाँ से मेवात? यहाँ से 50 किलोमीटर से हो जाती है। अबे यहाँ पर कटरीना कैफ नमाज पढ़ रही है क्या? 50-50 किलोमीटर दूर से यहाँ क्यों आ रहे हो नमाज पढ़ने के लिए भाई? और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने कहा कि भैया इनको ये पब्लिक जमीन पर ही नमाज पढ़ना है, इसके बावजूद कि हरियाणा का जो वक्फ बोर्ड है वो गुड़गांव में 230 एकड़ की प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। आप खुद देख लीजिए भैया, ये तो वही बात हुई कि आप एक बहुत बड़े महल में रहते हैं जिसमें 10 बेडरूम है, 5 बाथरूम है, उसके बावजूद आपको मेरे ही घर के सामने बैठ के हर रोज नहाना है। क्या बदतमीजी है ये। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद लोग पब्लिक में नमाज पढ़ते रहे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रही थी, और जो गुड़गांव की पब्लिक है वो इस बात से और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। तो लग रहा था कि ये मामला भड़क के काफी सीरियस हो सकता है, यहाँ पर हिंसा भी हो सकती है। तो फाइनली कुंभकर्ण की तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो जागी, और हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर ने आके कहा कि भैया पब्लिक में अब नमाज बंद की जाएगी। हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। कसम से यार, बीजेपी जो है ना वो इंडियन सिनेमा वाली पुलिस है कि भैया हीरो ने 5 गोली खा ली, पूरे के पूरे माफिया से बेचारा हीरो अकेले ही लड़ लिया, लेकिन मूवी के एंड में खाली पुलिस आती है माफिया के बॉस को अरेस्ट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया भारत तो एक डेमोक्रेटिक देश है। अब एक डेमोक्रेटिक देश में अगर एक कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि प्लीज सड़कों को ब्लॉक ना करें, दूसरे जो कम्युनिटीज हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का उसको ना रोकें, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इस देश के बुद्धिजीवी तो इस चीज से एग्री करेंगे। लेकिन भैया ये इंडिया है, यहाँ पर डेमोक्रेसी की उसी तरह से इज्जत होती है जैसे राहुल गांधी की इज्जत होती है। छाती में चाकू मार, आगे से नहीं, पीछे से। क्या बोला तूने? आगे से नहीं, पीछे से। चलो जाके इलाज कराओ अपना। और फिर शुरू हो गया इन लोगों का। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ कि भैया हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो मुसलमानों को नमाज करने से रोक रहे हैं कि भैया आप कुछ भी कर लीजिए, मुसलमान तो यहाँ पर पब्लिक में बैठ के नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सेलिब्रिटी लोग आके कह रहे हैं कि भैया सड़कों को ब्लॉक करके नमाज पढ़ना तो फंडामेंटल राइट है। बढ़िया है भैया, जिन बुद्धिजीवियों का हनुमान जी का एक स्टिकर देख के पिछवाड़े का पनीर मसाला हो जाता है, वो लोग चाहते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जहाँ चाहे जितना चाहे सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ते रहे। कम से कम इनको रईस पठान ने, जो एक वक्फ बोर्ड के मेंबर है, उन्होंने जवाब तो दिया कि भैया हरियाणा में 4000 से ज्यादा मस्जिद हैं, आप मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। कसम से यार, आज शाह बानो अगर जिंदा होती तो इन बुद्धिजीवियों को देखती कि वो इल्लीगल काम के लिए इतना विधवा विलाप कर रहे हैं। भैया आप लोग कहां थे जब एक मुस्लिम औरत अपने लीगल और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रही थी और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था? ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है। लेकिन यार मुस्लिम कम्युनिटी की भी क्या गलती है? इन्हीं को तो भाई हमारी सेक्युलर पार्टीज ने, हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स ने बोल रखा है कि आप
बाकी कम्युनिटीज की तरह बिल्कुल बराबर नहीं है। आप एक्चुअली बाकी कम्युनिटी से कहीं ज्यादा स्पेशल हैं। आपका तो भैया भारत के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार बनता है, चाहे वो रिसोर्स पब्लिक प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और देखिए, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिस तरह से हरियाणा में जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है वो कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है। भारत के अलग अलग कोने में इस तरह के सिचुएशंस डेवलप हो रखे हैं। 2016 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 250 हिंदू फैमिलीज को कैराना शहर छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि कैराना की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम है और उनको समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मिलता है। और इस सपोर्ट के तहत मुस्लिम कम्युनिटी ने पब्लिक एरियाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और वहां की जो हिंदू कम्युनिटी है उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है, उनकी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया है। और हालत ये हो गई है कि वहां की हिंदू कम्युनिटी को लग रहा है कि अगर भैया चैन से जीना है तो कैराना छोड़ना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के मालवनी में एडवोकेट कौशिक म्हात्रे ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहां पर जमीन पर हड़पने की कोशिश कर रही है। They have constructed a masjid in one of their houses. The first strategy was to put up a loudspeaker, and during the azan, the loudspeaker audibility is so high that even the people in their houses can't hear what they are saying. Second strategy, to implicate the sons and daughters of that families in any of the cases, fake cases, drug peddling, so that they are under constant fear and terror that they will be implicated. And once they feel that they are harassed, they are approached by the concerned masjid people for selling their houses. प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 1990s में किसी ने शाह बाबा की एक दरगाह बना दी थी। एकदम इल्लीगल तरीके से रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन करके ये दरगाह बनाई गई थी और फिर उस रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। कुछ समय पहले दैनिक जागरण ने मेवात की एक कहानी रिलीज की थी जहां पर उन्होंने बताया था कि मेवात के सागर गांव में एक श्री कृष्ण का मंदिर है जिसके सामने जमीन है और उस जमीन पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है दीवार बनाकर उस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में बीजेपी के एक एमएलए ने बताया था कि मालपुरा में किस तरह से हिंदुओं की जमीन को मार्केट प्राइस से दुगनी तिगने दाम पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो खरीद रही है और फिर एक बार जब उस जमीन पर वो आके सेटल हो जाते हैं तो वहां पर अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उस जमीन से हटाने की कोशिश करते हैं। नैनीताल में हिंदू ग्रुप्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि टेहरी डैम के पास इलीगली एक मस्जिद को बना दिया गया है और उस जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में इलीगली एक मजार और एक मस्जिद बना दी गई है और उस पार्क पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप पार्क से तोड़कर हटाइए। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे पूरे देश में। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि भाई ये इस तरह से जमीन कब्जा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात कि भाई ये किसकी परमिशन से इस तरह से जमीन कब्जा कर रहे हैं। देखिए, पहले सवाल का अनफॉर्चुनेटली जवाब काफी क्लियर है और उसको मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कल्चर में एक आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी इन्हें कहती है इस्लाम का गोल है पूरे के पूरी दुनिया के ऊपर राज करना और उस राज को क्रिएट करने के लिए जो दारुल हर्ब है, जिनको काफिर की जमीन बताई जाती है, उस जमीन को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो जोर जोर से अजान बजाई जाती है पब्लिक में और जो नमाज पढ़ी जाती है पब्लिक में और जिस तरह से दरगाह बनाकर, मस्जिद बनाकर, दीवारें बनाकर जमीन हड़पी जाती है, ये इसी आइडियोलॉजी के तहत की जा रही है ताकि इस जमीन से नॉन मुसलमानों को हटाया जाए। लेकिन इसके बावजूद देखिए, इतना सक्सेसफुली वो इन जमीनों को हड़प नहीं पाते अगर उनको गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कानूनी तौर पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जमीन हड़प रहे हैं। और वो कानून है वक्फ एक्ट 1955 और उसके जो 1995 और 2013 में अमेंडमेंट्स आए हैं। तो इस एक्ट को एक्चुअली काफी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु जैन ने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहां मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। तो वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी जमीन को, चाहे वो पब्लिक जमीन हो, किसी ट्रस्ट की जमीन हो या किसी की प्राइवेट जमीन हो, किसी भी जमीन को किसी भी समय पर वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है और उसको कोई एडिशनल बेसिस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर से अगर जिस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई है उसका ओनर जो है
वो वक्फ बोर्ड से डिसएग्री करता है कि नहीं भैया ये मेरी जमीन है, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आप सिविल कोर्ट में जाके उस डिस्प्यूट को खत्म करते हैं। लेकिन वक्फ एक्ट के मुताबिक अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है तो उस जमीन के ओनर को एक वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके इस मामले को सुलटाना पड़ता है, वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। और वक्फ ट्राइब्यूनल को पूरी तरह से वक्फ बोर्ड कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जिसकी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है उसके हाथ में तो भैया कोई भी पावर ही नहीं है। इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं आपको शोले मूवी का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ठाकुर अपनी फैमिली की मौत के लिए गब्बर के खिलाफ कोर्ट में जाके केस लड़ना चाहता है, लेकिन कोर्ट में जाके वो देखता है कि भैया जज कौन है, गब्बर, सांभा और कालिया। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और उसके ऊपर से इस वक्फ एक्ट के मुताबिक अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वक्फ बोर्ड को ये जरूरत भी नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है उसको नोटिस भी भेजे। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी किसी भी दिन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिखाए हैं कि किस तरह से मजार बनाकर, दरगाह बनाकर, मस्जिद बनाकर या पब्लिक प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़कर जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस पर कब्जा किया जाता है। तो आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास पूरे के पूरे अधिकार हैं कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी समय पर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के पास ये अधिकार भी नहीं है कि जो उनके मंदिर तोड़े गए हैं, जो उनके मंदिर छीने गए हैं, जो उनकी जमीन छीनी गई है उसको वो वापस भी ले पाए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत धर्म स्थान जो है भारत के, उनका रिलीजियस कैरेक्टर जो 1947 पर था उससे चेंज नहीं किया जा सकता। भैया हिंदुओं की इतनी बुरी हालत है कि धोबी का कुत्ता भी हिंदुओं की हालत देखता होगा और सोचता होगा यार मेरी हालत खराब तो है लेकिन फिर भी हिंदुओं से तो अच्छी ही है। और ये सब जानने के बावजूद हमारे देश में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो बोलते हैं कि मुसलमानों को सौतेले बेटे की तरह ट्रीट किया जाता है। लिखा है क्या? और इसी कानून की वजह से आज आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है, 6 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने जमा करके रखी हुई है। आज वो भारत में रेलवेज और डिफेंस के बाद 3rd बिगेस्ट लैंड ओनर है। यहां तक कि 2018 में वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। कसम से यार, कटरीना कैफ और नरगिस फाखरी जैसी जो एक्ट्रेसेस है वो भी थर-थर कांप रही होंगी कि कहीं कल को कोई वक्फ बोर्ड का ठरकी मेंबर साला हमको वक्फ प्रॉपर्टी ना डिक्लेयर कर दे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब इस कानून के जवाब में कुछ मुस्लिम्स ये कहते हैं कि भैया देखिए हमारे पास वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी मौजूद तो है लेकिन बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रखा है, तो वो जो जमीन है वो एक्चुअली मुस्लिम्स के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप बताइए गलती किसकी है इसमें? भाई एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो राज्यसभा चेयरमैन के रहमान खान ने 2009 में बनाई थी, उसने ये पाया था कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल ओनर्स हैं, ये ओनर्स जो हैं वो वक्फ की जमीन को बिल्डर्स को बेच रहे हैं, मार्केट्स को बेच रहे हैं, होटल्स, मॉल्स और इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं और सारा का सारा पैसा अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। तो ये जो एनक्रोचमेंट हो रही है वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी की, वो तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के करप्शन की वजह से हो रही है ना। और इसी करप्शन को इंडिया टुडे के एक स्टिंग ऑपरेशन ने भी एक्सपोज किया था काफी बुरी तरह से। तो करप्शन अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की वजह से हो रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए यार आप लोग। हिंदू कम्युनिटीज और भारत की दूसरी कम्युनिटीज को क्यों भुगतना पड़ रहा है इस करप्शन की वजह से? मतलब ये किस तरह का इंसाफ है भैया? अगर आपको कोई कुत्ता काटता है तो रेबीज का इंजेक्शन लेने के बजाय आप जाके पड़ोसी को काट लोगे, ये क्या बात हुई यार? तो इसलिए पूरी की पूरी भारत की पब्लिक को जागना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पना रोकना चाहते हैं तो गुड़गांव के लोगों की तरह ही आपको भी जागना पड़ेगा और आपको ये आवाज अपने लोकल लीडर्स के साथ उठानी पड़ेगी। अगर आप 200 लोग लेके अपने लोकल एमएलए के ऑफिस के सामने जाके खड़े हो जाएंगे और इसी तरह से नाराजगी दिखाएंगे तो उसको भी सुनना पड़ेगा। तब वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि आपके वोट की वजह से उसकी कुर्सी चल रही है। और दूसरी बात, हमारी जो हिंदुत्व गवर्नमेंट है उसको भी एक्शन लेने की जरूरत है। उनको भी समझने की जरूरत है कि ये जो वक्फ एक्ट का कानून है, इस कानून की वजह से कितना पावर मिला हुआ है वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने के लिए, और इस कानून को चेंज करना जरूरी है ताकि वक्फ ट्राइब्यूनल की जगह लोग सिविल कोर्ट में जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और वक्फ बोर्ड के बाद इतनी पावर ना हो कि किसी भी जमीन को जब चाहा वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें। तो गवर्नमेंट को भी इस मामले में थोड़ी हिम्मत दिखाकर इस कानून को चेंज करने की जरूरत है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से प्राइवेट जमीन को या पब्लिक जमीन को वक्फ बोर्ड और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग हड़पते हैं, उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? प्लीज अपने स्टेप्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को
एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकॉन को दबाना यार बिल्कुल भी मत भूलना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पेट्रियन पर एक पेट्रियन ओनली एपिसोड रिकॉर्ड किया है कुशल के साथ, जिसमें मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के जो कास्ट प्रिविलेज वाले कमेंट्स हैं उसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और इस हफ्ते एक और पेट्रियन ओनली या मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट आने वाला है, तो अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी शाम शर्मा शो के पेट्रियन पर या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बनिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना